हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे कंटेंट सेल के अंदर जाता है, कैसे बाहर आता है, ये डिफरेंट थिंग्स हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कंटेंट ऑफ द सेल। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बच्चों, ये प्रोटोप्लाज्म जो है फर्स्ट टाइम इसका नाम दिया था, नेम गिवन बाय जेई पुरकिंजे। जेई पुरकिंजे। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो एक साथ हम लोग कहते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट होता है उसको एक साथ हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ जेली लाइक viscous colorless liquid along with various cell organelle। various cell organelles। बच्चों, इसमें साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल प्लस न्यूक्लियस तीनों इसमें इंक्लूडेड होता है। इवन न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट ही होता है। तो आप लिखेंगे इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म प्लस nucleus along with various cell organelle। various cell organelles। एक और पॉइंट लिख लीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म भी, इवन न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट ही होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो वो लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अब प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड क्या नहीं करेंगे हम लोग, तो जो डेड कंपोनेंट है जिसको एक साथ हम लोग सेल इंक्लूजन कहते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। और वैक्यूल का जितना कंटेंट होता है उसे भी हम लोग प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं मानते हैं। कंटेंट ऑफ वैक्यूल is not included under protoplasm। एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है प्लांट्स के अंदर जिसको कहते हैं हम लोग सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म की बात है। साइटोप्लाज्म, बच्चों इस साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो
एक रफ एग्जाम्पल, रफ डायग्राम मैं बना दूं। सपोज डेट मान लीजिए ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइम मिनिस्टर नहीं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट मीन्स आप समझ सकते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म का लोकेशन कहाँ होता है, तो बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें लिखेंगे हम लोग अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म present between nuclear membrane and plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच ये प्रेजेंट होता है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो भी कंटेंट है जेली लाइक सब्सटेंस, इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट कंटेन्स it contains various cell organelle। जितना भी सेल ऑर्गेनेल होता है बच्चों, सबके सब इसी के बीच में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन 90% वाटर, याद रखिएगा बच्चों 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ये बच्चों लिपिड क्या होता है, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिपिड का मतलब है ऑयली सब्सटेंस, ऑयल हो सकता है, फैट्स हो सकता है, ठीक है। लिपिड्स एंड 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बच्चों आप समझ सकते हैं साइटोप्लाज्म में 90% वाटर ही होता है, यानी कि सेल का मैक्सिमम पार्ट वाटर ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बॉडी का भी मैक्सिमम पोर्शन वाटर ही है। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे बच्चों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों सबसे पहले इसमें डायग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ है। सपोज डेट मान लीजिए ये न्यूक्लियस का पार्ट है, तो और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाता है, और अल्टीमेटली ये कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बच्चों ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब आपको ये समझ आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। बच्चों इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आरबीसी प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास होता है। अगर आरबीसी बैठा हुआ है, इस पे अटैच्ड है, तो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे आरबीसी नहीं है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको आप नाम लिख सकते हैं, रफ ER मैं लिख देता हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ ER, का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। और ये प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलकर के मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो तरह का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होगा वो प्रोटीन बनाएगा, और जो स्मूथ है वो लिपिड बनाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट्स क्या होता है बच्चों, वो सेल्स पढ़ चुके हैं हम लोग, वो सेल्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, और सारा सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ membranous system present between nuclear membrane and plasma membrane। आप बच्चों ये भी कह सकते हैं इट कनेक्ट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ ज्वाइन करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ। आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होता है एज अ कनेक्टिंग लिंक, दोनों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल and mature RBC of mammals। जो मैमल्स है उसके आरबीसी के मैच्योर होने पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक और लिख लें इसमें, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मैच्योर्ड आरबीसी ऑफ मैमल्स। एक पॉइंट और हम लोग बनाकर लिख सकते हैं इसमें, इट फॉर्म्स सिस्टर्नी inside the cytoplasm
inside the cytoplasm। बच्चों याद रखना है, ये सिस्टर्नी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कौन स्ट्रक्चर है जो सिस्टर्नी बनाता है साइटोप्लाज्म में, तो आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप होता है। एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप देख लीजिए जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसे कहेंगे स्मूथ ईयर, और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको कहेंगे रफ ईयर। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिस पे राइबोसोम अटैच्ड होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिस पे राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिख लेंगे ड्यू टू absence of ribosome on the surface of endoplasmic reticulum, it is known as smooth endoplasmic reticulum। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों आप पूछ सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो ये लिपिड फॉर्मेशन का काम करता है। helps in lipid formation। लिपिड फॉर्मेशन। अगर हम लोग बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो आप लोग समझ गए होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ribosome on the surface of endoplasmic reticulum, it is known as रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये करता क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बच्चों ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैटेगरी था बच्चों, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लिपिड का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, लिपिड का मतलब होता है ऑयली सब्सटेंस। ये वैक्स हो सकता है, ऑयल्स हो सकता है, फैट्स हो सकता है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो बनाया जाता है लिपिड और प्रोटीन, इन लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग फंक्शन ऑफ ईआर।
मैं बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा। फंक्शन ऑफ ईआर, इट मीन्स फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, हेल्प्स इन intracellular and extracellular ट्रांसपोर्ट। बच्चों ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या है, तो आप समझ सकते हैं। सपोज दैट एक सेल है, बाहर से कोई कंटेंट अगर सेल के अंदर जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। बाहर से कोई कंटेंट अगर सेल के अंदर जाता है तो इसे कहते हैं इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। और सेल के अंदर भी किसी जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई सब्सटेंस अगर मूव करता है तो इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण बॉडी प्रॉपर वर्क कर पाता है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जैसा आपको याद होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और इसके बीच ये ऐसे ऐसे फोल्ड करके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेता है ताकि मेटाबॉलिक रिएक्शन अच्छे से हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ, SER का मतलब बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER ऑफ लीवर सेल हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन जो टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ACR ऑफ लीवर सेल हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। आपको मालूम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। तो आप लिखेंगे प्रोटीन एंड लिपिड आर utilized in the manufacture of plasma membrane known as membrane biogenesis। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये भी बच्चों इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे इसको भी। बच्चों ये आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं, और फिर से मैं एक बार हर एक वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, इस बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वीडियो वाकई आपको लोगों को अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया कीजिए। खास करके अपने सर्किल में जो दोस्त लोग हैं उनके पास ये फॉरवर्ड किया कीजिए, शायद उनको इससे बेनिफिट मिल सके। अगर ऐसा करते हैं, आप लोग बेनिफिटेड होते हैं इस टाइप के वीडियो से, तो डेफिनेटली और सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल मैं करवाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।